इतिहास की कुछ अनोखी और अजीब घटनाएं जिन्हें आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। नंबर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 1943 में GI जो नाम के एक पिजन ने 150 से ज्यादा सोल्जर्स की जान बचाई थी, जिसके लिए उसे मेडल से सम्मानित भी किया गया था। असल में वॉर के समय ब्रिटिश ट्रूप्स ने एक इटालियन विलेज कैप्चर कर लिया था, लेकिन अमेरिकन एयर फोर्स को इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। उनकी तरफ से एक एयर स्ट्राइक ऑलरेडी शेड्यूल थी। अगर एयर स्ट्राइक होती तो बैठकर सेलिब्रेट कर रहे ब्रिटिश सोल्जर्स खुद ही ब्लास्ट में मर जाते। बस कुछ ही मिनट्स का टाइम बचा था। रेडियो कम्युनिकेशन भी फेल हो गया था। तब पिजन GI जो को रिलीज किया गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने सिर्फ 20 मिनट में ही 20 माइल्स का डिस्टेंस कवर कर लिया। पिजन जैसे ही पहुंचा, मैसेज तुरंत पढ़ लिया गया और एयर स्ट्राइक एग्जैक्ट लास्ट सेकंड में कैंसिल कर दी गई। इसके लिए 1946 में GI जो को डिकन मेडल मिला, जो एनिमल्स के लिए विक्टोरिया क्रॉस जैसा हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। नंबर 2, 1600s में जॉन बैप्टिस्ट वैन हेलमोंट नाम का एक यूरोपियन साइंटिस्ट था। उसका मानना था कि प्लांट सिर्फ जिंदा नहीं होते बल्कि वो सोचते भी हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए उसने एक प्लांट के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो काफी वियर्ड था। उसने एक छोटे प्लांट को एक टॉर्चर स्टाइल डिवाइस में फिक्स किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लांट की फिजिकल रिएक्शन मेजर करना चाहता हो। वो देखना चाहता था कि अगर प्लांट को स्ट्रेस दिया जाए तो क्या कोई मूवमेंट या रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं। उस टाइम के लोग मानते थे कि प्लांट्स में एक वेजिटेटिव सॉल होती है और वैन हेलमोंट ये चेक कर रहा था कि क्या ये सॉल स्टिमुलस पर रिएक्ट करती है। वो सीरियसली एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्लांट दर्द में ट्विच करेगा या कोई मेजरेबल सिग्नल देगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हुआ क्योंकि ऐसे रिएक्शन प्लांट्स में फिजिकली होते ही नहीं है। नंबर 3, 1800s में लंदन में एक स्ट्रेंज और डरावना फिगर दिखने लगा था, जिसे उस टाइम लोग स्प्रिंग हील्ड जैक बोलते थे। अजीब बात ये थी कि ये आदमी रात को अचानक लोगों को स्लैप, स्क्रैच या डराकर भाग जाता था, लेकिन भागते वक्त वो 9 से 10 फीट तक ऊपर जंप कर लेता था, बिल्कुल अननेचुरल हाइट में। ये इंसिडेंट्स 1835 से 1845 के बीच में सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए। उस टाइम के लोगों का कहना था कि जैक का फेस बिल्कुल डेविल जैसा होता था और आंखें रेड ग्लो करती थी। स्ट्रीट पे चलने वाली वुमेन्स को वो अचानक कॉर्नर से निकलकर स्क्रैच करता और फिर एक ही छलांग में वॉल या रूफ टॉप क्रॉस कर देता। पुलिस ने काफी इन्वेस्टिगेशन की पर कोई पकड़ा नहीं गया। कई लोग मानते थे कि ये कोई ट्रेंड प्रैंकस्टर था, लेकिन विटनेसेस के डिस्क्रिप्शंस में एक ही चीज कॉमन थी कि उसकी जंप ह्यूमंस के लिए पॉसिबल ही नहीं थी। जैक की साइटिंग पूरे विक्टोरियन लंदन में फैल गई और लोग रात को अकेले निकलने से डरने लगे। उन्हें लगता था कि शहर में कोई सुपर नेचुरल प्रैंकस्टर घूम रहा है जो कभी भी अटैक कर सकता है। नंबर 4, टर्की में एक पुरानी सिटी मिली है जिसे डरंकोयू अंडरग्राउंड सिटी के नाम से जाना जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिटी 1963 में एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी, जब एक आदमी अपनी वॉल तोड़ रहा था और पीछे से एक डीप अंडरग्राउंड पैसेज मिल गया। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिटी 18 फ्लोर नीचे तक जाती है, लगभग 85 मीटर नीचे तक। यानी ये कोई छोटा सा केव नहीं था, बल्कि ये एक पूरा फंक्शनल टाउन था जहां स्कूल, अस्तबल, किचन और लिविंग रूम्स भी थे, जैसे एंशिएंट लोगों ने एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड बना लिया हो। रिसर्च से पता चला कि ये सिटी बाइजेंटाइन पीरियड यानी 5th से 10th सेंचुरी AD में यूज होती थी, मोस्टली इन्वेडर्स से बचने के लिए। सबसे क्यूरियोसिटी वाली बात यह है कि इस अंडरग्राउंड सिटी में एक टाइम में 20,000 लोग रह सकते थे, वो भी एनिमल्स के साथ। नंबर 5, 1800s में यूएस में एक बहुत ही स्ट्रेंज और डेंजरस आइडिया पॉपुलर हो गया था, जिसे कॉफिन टॉर्पीडो कहा जाता है। अजीब बात ये थी कि लोग इस डिवाइस को ग्रेव रॉबर्स से बचने के लिए यूज करते थे। उस टाइम बॉडी स्नैचिंग बहुत होती थी। हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज डेड बॉडीज चुरा कर स्टडीज के लिए यूज करते थे। कॉफिन टॉर्पीडो बेसिकली एक मिनी शॉटगन एक्सप्लोजिव ट्रैप होता था। जब थीफ ग्रेव खोद कर कॉफिन का लिड उठाता तो
अंदर लगा मैकेनिज्म ट्रिगर होता और डिवाइस ब्लास्ट हो जाता, जिससे मेटल पैलेट्स थीफ के फेस और चेस्ट में लग जाते थे। कई केसेस में लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए और कुछ डेथ रिपोर्ट्स भी मिली। हैरान करने वाली बात यह थी कि ये डिवाइस लीगल था और न्यूज़पेपर्स में एंटी ग्रेव रॉबिंग टॉर्पीडो के एड्स भी चलते थे। नंबर 6, रोमन ग्लैडिएटर्स को देखकर लगता है कि वो हैवी मीट डाइट वाले वॉरियर्स होंगे, लेकिन सबसे अजीब फैक्ट ये है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी के टाइम उनका डाइट मोस्टली वेजिटेरियन होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने टर्की के एंशिएंट सिटी एफेसस में ग्लैडिएटर सिमेट्रीज का स्टडी किया और बोन्स में क्लियरली साइन मिले कि उनका डाइट ग्रेन्स, बीन्स और वेजिटेबल पर बेस्ड था। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि ग्लैडिएटर्स ट्रेनिंग के बाद एक स्ट्रेंज ड्रिंक पीते थे जिसमें विनेगर और लकड़ी का राख मिक्स होता था। इसको वो प्लांट एश टॉनिक बोलते थे। वुड एश में कैल्शियम और मिनरल्स होते हैं और विनेगर उस कैल्शियम को बॉडी में एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। ग्लैडिएटर्स को लगता था कि ये ड्रिंक उनकी बोन्स को थिक और स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि एरेना में जब उन पर स्वॉर्ड स्ट्राइक लगे तो फ्रैक्चर्स ना हो। नंबर 7, जापान के एडो एरा यानी 1603 से 1868 में एक बहुत ही अनयूजुअल रूल था जिसे लोग सुनकर शॉक हो जाते हैं। असल में वहाँ बहुत ज्यादा दुख दिखाना एक क्राइम माना जाता था, स्पेशली फ्यूनरल्स में। उस टाइम सोसाइटी में इमोशनल कंट्रोल को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। समुराय कल्चर का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता कि वो शांत और डिसिप्लिन में रहें, चाहे अंदर से कितना भी सैड हो। इसीलिए फ्यूनरल्स में ज्यादा चिल्लाना, रोना और बहुत ज्यादा दुख दिखाना डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता था। अगर कोई एक्स्ट्रा लाउड या ड्रामा टाइप होता तो उसे फाइन लगता था। कुछ विलेज में तो प्रॉपर ऑफिसर्स होते थे जो देखते थे कि कोई लिमिट से ज्यादा सैडनेस तो नहीं दिखा रहा। हैरान करने वाली बात ये थी कि ये रूल इसलिए बनाया गया था ताकि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे और फ्यूनरल का एटमॉस्फेयर काल्म रहे। उनके अकॉर्डिंग ज्यादा इमोशंस डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। नंबर 8, 1882 के अराउंड फिनलैंड के एक छोटे से टाउन में लोगों ने देखा कि आसमान से फ्रॉग गिर रहे हैं। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने तो इसे मिरेकल तक समझ लिया, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने रीजन बताया कि ये फ्रॉग्स कोई मिरेकल से नहीं गिरे, बल्कि एक टॉर्नेडो ने उन्हें एक पॉन्ड से उठा लिया था। टॉर्नेडो का सक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पानी के साथ साथ उसमें रहने वाले छोटे क्रिएचर्स भी हवा में उड़ जाते हैं, और जब टॉर्नेडो वीक होता है या अपना पाथ चेंज करता है तो ये सारी चीजें दूसरी जगह बारिश की तरह गिरना शुरू हो जाती है। फिनलैंड के इस टाउन में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। नंबर 9, 1500s में जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने एज़टेक सिविलाइजेशन के रबर बॉल्स देखे तो लिटरली यूरोपियन शॉक हो गए। हैरान करने वाली बात यह थी कि एज़टेक की ये बॉल नेचुरल रबर से बनती थी। वो रबर ट्री का मिल्क लेते, उसमें कुछ नेचुरल प्लांट्स मिक्स करते और फिर उसे हीट करके एक सॉलिड सुपर इलास्टिक बॉल बना लेते। जब स्पेनिश सोल्जर्स ने पहली बार एज़टेक बॉल गेम देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। बॉल काफी हाई बाउंस करती थी। यूरोप में उस टाइम रबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। वहाँ के लोगों ने कभी कोई ऐसी चीज देखी ही नहीं थी। कई यूरोपियंस को ये लिटरली ब्लैक मैजिक जैसा लगा। उन्होंने पूछा भी कि ये बॉल किस जादू से बनती है। एज़टेक लोग इस बॉल से उल्लामा लिड्सली नाम का एक गेम खेलते थे जिसमें बॉल का बाउंस मैच का मेन पार्ट होता था। कुछ बॉल्स 3 से 4 केजी तक हैवी होती थी, पर बाउंस फिर भी क्रेजी होता था। ऐसा लगता था कि एज़टेक वर्ल्ड में रबर एक सिंपल मटेरियल नहीं बल्कि एक सुपर नेचुरल पावर हो। नंबर 10, 1800s में यूरोप और एशिया के पार्ट्स में एक अजीब लगने वाली बिलीफ थी जिसे टूथ वर्म थ्योरी कहा जाता है। असल में उस समय लोग मानते थे कि दांत का दर्द एक छोटे से वर्म की वजह से होता है जो दांत के अंदर रह रहा होता है। उस टाइम माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया क्लियरली नहीं दिखते थे, इसीलिए जब लोगों को दांत में कैविटी दिखता तो वो सोचते कि ये किसी वर्म के खाने से हुआ होगा। इस बिलीफ की वजह से लोग कुछ
स्ट्रेंज रेमेडीज ट्राई करते, जैसे गार्लिक, स्मोक या हॉट ऑयल दांत में डालकर वर्म को मारने की कोशिश करना या मेटल रॉड गरम करके दांत के पास रखना। 19th सेंचुरी के एंड में ही साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि कैविटी एक्चुअली बैक्टीरिया के वजह से होती है, ना कि किसी मिस्टिकल वर्म की वजह से। आज सुनने में ये बिलीफ बिल्कुल स्ट्रेंज लगती है, पर उस जमाने में लोग ट्रूली सोचते थे कि दांत के अंदर एक छोटा सा वर्म घूम रहा है। नंबर 11, एंशिएंट ग्रीस में पायथ्स ऑफ एजिना नाम का एक फिलोसोफर था। अजीब बात यह थी कि वो खुद को ह्यूमन सन क्लॉक बोलता था। वो कहता था कि वो सिर्फ अपने शैडो को देखकर एग्जैक्ट टाइम बता सकता है। ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग में सन डायल हो। दिन में जब वो खड़ा होता तो अपने शैडो की लेंथ और एंगल को देखकर बताता कि कितने बजे हैं। उसके स्टूडेंट्स कहते थे कि उसके अनुमान इतने एक्यूरेट होते कि नॉर्मल सन डायल से मैच हो जाते। हैरान करने वाली बात यह थी कि वो इस स्किल को मैजिक नहीं बोलता, बल्कि वो कहता कि इंसान अगर नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व करे तो वो खुद क्लॉक बन सकता है। लोग उसे सीरियसली नहीं लेते थे, पर जब वो बार बार सही टाइम बताने लगा तो सभी कंफ्यूज हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी सनलाइट का कैलकुलेशन माइंड में इंस्टेंट कर लेता हो। नंबर 12, टर्की के कुसकॉय विलेज में विस्लिंग लैंग्वेज की एक यूनिक ट्रेडिशन मिलती है, जिसे कुस दिली बोला जाता है। ये ट्रेडिशन लगभग 300 साल पुरानी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस लैंग्वेज में लोग बोलते नहीं थे, बल्कि वो सीटी जैसी विस्लिंग से पूरा मैसेज भेज देते थे। विलेज एक डीप वैली में था, पहाड़ों से घिरा हुआ, जहाँ नॉर्मल आवाज दूर तक जाती नहीं थी। इसीलिए विलेजर्स ने एक तरह का विसल कम्युनिकेशन सिस्टम बना लिया। विसल्स इतनी शार्प होती थी कि 1-2 किलोमीटर दूर तक क्लियर पहुंच जाती थी। लोग खेतों में काम करते हुए पहाड़ों के बीच एक दूसरे की बात इजीली समझ लेते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस लैंग्वेज में टर्कीज के पूरे वर्ड्स और सेंटेंस कन्वर्ट किए जा सकते थे। 1970s में टर्कीज गवर्नमेंट ने इसे ऑफिशियली कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर किया, क्योंकि मॉडर्न फोन्स आने के बाद लैंग्वेज धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दोस्तों, कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।